तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नेचुरल सीरीज़। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि बेरोज़गारी किसे कहते हैं। बेरोज़गारी से जुड़े सारे पॉइंटों को देखेंगे। हम देखेंगे कि बेरोज़गारी किसे कहते हैं, बेरोज़गारी के उपाय क्या हैं, बेरोज़गारी को कैसे हम रोक सकते हैं, बेरोज़गारी के क्या कारण हैं और बेरोज़गारी के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं, सभी को डिटेल से पढ़ेंगे। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले हम समझते हैं बेरोज़गारी किसे कहते हैं। तो देखो, बेरोज़गार उस व्यक्ति को कहा जाता है जो प्रचलित मजदूरी दर पर काम करना चाहता है परंतु उसे कोई काम नहीं मिलता। देखो, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जब कोई व्यक्ति काम तो करना चाहता है, मतलब उसका मन तो है काम करने का, परंतु उसे कोई काम ही नहीं मिलता, वो करेगा क्या? ठीक है, तो वो व्यक्ति क्या होगा? बेरोज़गार होगा, क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं है। वो काम करना चाहता है परंतु उसके पास कोई काम नहीं है। देखो, बेरोज़गारी के कुछ मुख्य पॉइंट होते हैं। बेरोज़गार सबको नहीं कहा जा सकता। जैसे पहला पॉइंट ये है कि बेरोज़गार जिसकी उम्र 15 वर्ष से अधिक और 59 वर्ष से कम होगी, उसको हम क्या कहेंगे? बेरोज़गार कहेंगे, अगर उसके पास कोई काम नहीं है तो। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति जैसे 8 साल का हो कोई बच्चा, या 5 साल का हो, 10 साल का हो, तो उसको हम बेरोज़गार कहेंगे। वो बोलेगा मुझे काम दिला दो तो मैं बेरोज़गार हूँ, तो उसको हम बेरोज़गार नहीं कह सकते। जिसकी उम्र 15 वर्ष से अधिक 59 वर्ष से कम होगी, उसको हम बेरोज़गार कहेंगे, अगर उसके पास काम ना हो तो। ठीक है, ऐसे ही किसी को बेरोज़गार नहीं कह सकते। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें जो ये है कि बेरोज़गारी की परिभाषा हर देश में अलग अलग होती है। ठीक है, बेरोज़गार जितने लोग होते हैं उनको हर देश के हिसाब से अलग अलग उनको परिभाषित किया जाता है। ठीक है, जैसे भारत में अलग है और देशों में अलग है बेरोज़गारी का मतलब। ठीक है, तो देखो, इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे भारत में देखो, भारत में उसे बेरोज़गार माना जाता है जिसके पास कोई काम ना हो। देखो, भारत में उसे बेरोज़गार कहा जाता है जिसके पास कोई काम ना हो, वो खाली घूमता हो। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसको हम बेरोज़गार कहेंगे। अमेरिका में उसे बेरोज़गार माना जाता है जिसको उसके क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से काम नहीं मिलता है। मतलब अमेरिका में उसे बेरोज़गार माना जाता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा पढ़ा है परंतु उसे काम क्या करना पड़ रहा है? उसे काम करना पड़ रहा है कारखानों में। ठीक है, कारखानों में काम करना पड़ रहा है, फैक्ट्रियों में काम करना पड़ रहा है, खेतों में काम करना पड़ रहा है, तो उसे हम नहीं, अमेरिका वाले क्या कहते हैं? बेरोज़गार कहते हैं, जिसको उसके क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से, मतलब उसके ज्ञान के, या उस बोलें तो उसके टैलेंट के हिसाब से उसको काम नहीं मिलता है, तो उसे हम बेरोज़गार कहते हैं अमेरिका की परिभाषा में। ठीक है, अमेरिका के लोग उसे बेरोज़गार कहते हैं, तो अमेरिका में उसे बेरोज़गार माना जाता है जिसको उसके क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से काम नहीं मिलता है। ठीक है, परंतु भारत में उसे बेरोज़गार कहते हैं जिसके पास कोई काम ही नहीं होता, खाली घूमता है। ठीक है, अब देखो, हम देखते हैं बेरोज़गारी के कारण। बेरोज़गारी के कारण क्या हैं? आखिर बेरोज़गारी फैलती क्यों है? तो बेरोज़गारी के देखो प्रमुख कारण हो सकते हैं। बेरोज़गारी का पहला कारण ये है कि जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या तो आप समझते ही हो। ठीक है, जनसंख्या में वृद्धि, या बोल सकते हैं जनसंख्या विस्फोट। ठीक है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश के 11% लोग बेरोज़गार हैं। देखो, आपको पता है कि हर एक 10 वर्ष में जनगणना होती है, तो इसी तरह 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 11% हिस्सा बेरोज़गारी में है। ठीक है, 11% लोग बेरोज़गार हैं पूरे भारत के। ठीक है, तो आप देख सकते हो 11% बहुत ज़्यादा होता है। अगला जो है हमारा कारण, वो है हमारा दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। अगर किसी देश में अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है तो भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है हमारे देश की रोज़गार पर। ठीक है, देखो, शिक्षा किसी भी देश के युवाओं के लिए आवश्यक होती है। अच्छी शिक्षा ना होने पर लोगों को अच्छा काम नहीं मिलता। देखो, अगर जब किसी के पास अच्छी शिक्षा होगी, अच्छा ज्ञान होगा, तो उसे काम भी उसी का हिसाब का मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए शिक्षा प्रणाली भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो 2 कारण हमारे ये हो गए, और हम और देखते हैं। जैसे देखो, निर्धनता भी बहुत महत्वपूर्ण है। निर्धनता मतलब गरीबी। निर्धन व्यक्ति एक अच्छी शिक्षा से वंचित रह जाता है और जिससे उसे अच्छा रोज़गार प्राप्त नहीं होता और वे बेरोज़गार रह जाते हैं। देखो, जब कोई गरीब होता है तो गरीब व्यक्ति के बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, या बोलें तो सही से नहीं पढ़ पाते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ पाते। ठीक है,
ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हैं, जिससे उनको उतना अच्छा काम भी नहीं मिलता, क्योंकि जितना पढ़े होंगे उतना जितना ज्ञान होगा उनके पास उसी के हिसाब से तो काम मिलेगा। अगला जो हमारा वो हमारा कृषि का पिछड़ापन, कृषि क्षेत्र का पिछड़ापन। कृषि के अच्छे अवसर प्राप्त ना होने के कारण गांव के लोग शहरों में जाने को मजबूर हो जाते हैं। देखो, कृषि का काम करते हैं किसान, यानी किसानों को जब अच्छे अवसर नहीं मिलते हैं, उनकी अच्छी कमाई नहीं होती है, उससे उनका घर भी नहीं चल पाता है, तो वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हमें अपना घर चलाना है, और घर चलाने के लिए वो क्या करते हैं, शहरों की तरफ अपना रुख मोड़ते हैं, शहरों की तरफ जाने लगते हैं गांव छोड़ कर। और शहरों में जब वो काम करने लगते हैं तो वो तो अपना अच्छा कमा लेते हैं, परंतु क्या उससे फ़र्क पड़ता है, उससे फ़र्क पड़ता है देश के उत्पादन पर। देश के उत्पादन पर जब फ़र्क पड़ता है, तब उससे जब पैदावार कम होगी, अनाजों की पैदावार कम होगी, तो क्या होगा, कीमतों में वृद्धि होगी, कीमत बढ़ेंगी, और जिससे कि गरीब लोग नहीं खरीद पाएंगे। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है, ठीक है, बेरोज़गारी फैलने का। अब हम देखते हैं बेरोज़गारी को रोकने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। तो इसमें पहला उपाय हम देखते हैं, पहला उपाय है हमारी जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या को हम नियंत्रण में करके बेरोज़गारी को फैलने से रोक सकते हैं। देखो, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण से श्रमिकों की पूर्ति दर में कमी आएगी और रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे। अगर हम जनसंख्या पर नियंत्रण कर लेंगे तो रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे, क्योंकि आजकल क्या है, लोगों की संख्या ज़्यादा है परंतु काम की मांग बहुत कम है, काम कम है और लोग ज़्यादा हैं, ठीक है, इसलिए बेरोज़गारी फैलती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें जनसंख्या को नियंत्रण में करना चाहिए। यानी जनसंख्या का, जैसे आपने देखा होगा किसी किसी घर में 10-12 बच्चे होते हैं, ठीक है, तो प्रत्येक घर में, हर घर में 1 से 2 बच्चे होना ही चाहिए, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और अगला जो उपाय है हमारा, वो है हमारा व्यावसायिक शिक्षा। देखो, व्यावसायिक शिक्षा से क्या तात्पर्य है, व्यावसायिक शिक्षा से हमारा ये तात्पर्य है कि व्यावसायिक शिक्षा वाले स्कूलों का निर्माण करना चाहिए। मतलब ऐसे स्कूलों को बनाना चाहिए जहाँ पे व्यवसाय का कार्य सिखाया जाए, व्यवसाय के बारे में सिखाया जाए। व्यवसाय यानी काम कैसे करते हैं, किसी भी व्यापार को हम कैसे चालू कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस कैसे खोल सकते हैं, ये सब हमें एक स्कूल बनाना चाहिए व्यावसायिक शिक्षा के लिए। उसमें हमें ये सब काम सिखाना चाहिए। तो इससे हम, इस उपाय से भी हम बेरोज़गारी को रोक सकते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा, वो है हमारा कृषि पूंजी। देखो, कृषि पूंजी, किसानों की फसलों को अच्छी कीमतों पर ख़रीदने की कोशिश करना चाहिए। ये फसलें यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। किसानों की जब फसलों को जब हम अच्छी कीमतों पर ख़रीदेंगे तो क्या होगा, वो प्रोत्साहित होंगे, उनका और ज़्यादा काम करने में मन लगेगा, वो और ज़्यादा चाहेंगे कि हम और ज़्यादा खेती करें ताकि और ज़्यादा फसल उत्पन्न हो और उन्हें फ़ायदा हो। जब उन्हें वो अपने फ़ायदे की सोचेंगे तब वो खेती ज़्यादा करेंगी, ठीक है, जिससे कि क्या होगा, हमारी अर्थव्यवस्था पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी एक उपाय हो सकता है। दूसरा है, चौथा, किसानों की सहायता। किसानों को खेती करने में सहायता प्रदान करनी चाहिए ताकि वे खेती करने के लिए प्रोत्साहित हो सकें। देखो, किसानों को जो समस्याएं आती हैं फसलों को बेचने में या कोई भी बीज खरीदने में, तो ऐसी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए सरकार को, ठीक है। जब इन पे ध्यान दिया जाएगा तो किसान क्या होगा, उनका ज़्यादा मन लगेगा काम करने में, ठीक है, ज़्यादा मन लगेगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा खेती करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कोई भी किसान शहर में भागने की कोशिश नहीं करेगा, शहर में जाने की कोशिश नहीं करेगा। क्यों जाएंगे शहरों में, जब उन्हें उनके गांव में ही उनकी खेती से ही उनका इतना ज़्यादा पैदावार हो जाएगी कि उनका अच्छे से घर चल सकेगा और अपने परिवार को सही से संभाल सकेंगे, तो वो गांव में क्यों जाएंगे। तो इसलिए ये उपाय बेरोज़गारी को रोक सकते हैं, ठीक है। इन पर ज़्यादा सरकार को ध्यान देना चाहिए और हमें भी ध्यान देना चाहिए। अब हम देखते हैं बेरोज़गारी के प्रकार। बेरोज़गारी के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो पहला प्रकार जो है बेरोज़गारी का, वो है सामान्य बेरोज़गारी। देखो, ये क्या होती है सामान्य बेरोज़गारी। सामान्य बेरोज़गारी यह वह स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने का इच्छुक होता है परंतु उसे कोई काम नहीं मिलता। मतलब जो काम करने वाला व्यक्ति होता है, तो व्यक्ति को काम करने का मन तो होता है, वो काम करना भी चाहता है, परंतु क्या उसे कोई काम ही नहीं मिलता काम करने के लिए। जब उसे कोई काम ही नहीं मिलेगा तो वो क्या है, बेरोज़गार है, ठीक है। तो ये वो स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति खुद काम करना चाहता है परंतु वो मजबूर है क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं है और उसे कोई काम नहीं मिल रहा है। तो इसको हम बोलते हैं सामान्य बेरोज़गारी।
अगले हमारे स्वैच्छिक बेरोजगारी। देखो स्वैच्छिक बेरोजगारी क्या होती है। स्वैच्छिक बेरोजगारी उसे कहते हैं जब किसी व्यक्ति को काम मिल रहा हो परंतु वह अपनी इच्छा से काम नहीं करना चाहता हो, तो उसे स्वैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। परंतु उसके देखो जैसे कोई व्यक्ति है तो उसके पास काम तो है, काम करने के लिए काम तो है उस पर, परंतु वो काम करना नहीं चाहता किसी कारण से। इसको हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे जब कोई व्यक्ति अपने मनपसंद काम के लिए अन्य किसी काम को छोड़ देता है। जैसे मान लो कि ये व्यक्ति है, ठीक है, और ये एक काम करता है परंतु इससे अच्छा उसे लगता है ये काम करना, तो वो इस काम को करने के लिए ये काम छोड़ रहा है, तो इसको छोड़ देगा। तो और मान लो अगर इसको ये काम भी नहीं मिला तो क्या होगी, वो बेरोज़गार हो जाएगा क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं बचेगा। तो इस तरह की बेरोज़गारी को हम बोलते हैं स्वैच्छिक बेरोज़गारी। अगला जो हमारा है वो है हमारी अक्षमता बेरोज़गारी। अक्षमता बेरोज़गारी जब उत्पन्न होती है जब कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से काम करने में सक्षम नहीं होता है, तो उसे अक्षमता बेरोज़गारी कहते हैं। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति बीमार है, तो जब व्यक्ति बीमार होगा तो वो काम कैसे कर पाएगा। या मान लो कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बूढ़ा है, तो बूढ़ा व्यक्ति काम कैसे कर पाएगा, ठीक है। या मान लो कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से उसका दिमाग सही नहीं है, ठीक है, तो वो काम नहीं कर पाएगा। तो ये कारण है जब कोई व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से कमज़ोर होता है या सक्षम नहीं होता है, तो उसे हम अक्षमता बेरोज़गारी कहते हैं। अगला जो हमारा है वो हमारी संरचनात्मक बेरोज़गारी। तो देखो संरचनात्मक बेरोज़गारी क्या होती है। जब किसी राष्ट्र में भौतिक पूंजी, वित्तीय और मानवीय संरचना कमज़ोर होने के कारण रोज़गार का अभाव होता है, तो उसे संरचनात्मक बेरोज़गारी कहते हैं। जैसे मान लो 4 कारखाने चल रहे हैं, ठीक है, 4 कारखाने चल रहे हैं और उन कारखानों में बिजली से काम होता है। अगर वो बिजली नहीं आएगी तो क्या होगा, उनका कारखाना बंद हो जाएगा, काम नहीं होगा। काम नहीं होगा तो बेरोज़गारी फैलेगी क्योंकि जो लेबर वहाँ पे कर रहे हैं वो भी बेरोज़गार होंगे और मालिक भी बैठेगा अपने घर पे, उसके पास भी कोई रोज़गार नहीं बचेगा। तो इस तरह की जो बेरोज़गारी होती है उसे हम बोलते हैं संरचनात्मक बेरोज़गारी, ठीक है। इसको देखो उदाहरण से समझते हैं। देखो जब किसी राष्ट्र में उत्पादन कम होने लगता है तब ये बेरोज़गारी फैलती है, ठीक है। और जब किसी राष्ट्र में परिवहन की अधिक समस्या होती है, ठीक है, तब ये बेरोज़गारी फैलती है। और जब किसी राष्ट्र में मानव ज्ञान और कौशल की कमी आती है, यानी अगर साधारण भाषा में बोलें तो शिक्षा की कमी होती है। जब किसी राज्य में या राष्ट्र में शिक्षा की कमी होती है यानी ज्ञान की कमी हो जाती है, ज्ञान की कमी होती है, तब ये बेरोज़गारी फैलती है। अब देखो ये भौतिक, वित्तीय और मानवीय संसाधन संरचना, इसके हमने शब्दार्थ लिख रखे हैं, आप इनको देख सकते हो, ठीक है, और देख के इनको समझ सकते हो। अगली जो बेरोज़गारी है वो है हमारी प्रच्छन्न बेरोज़गारी। प्रच्छन्न बेरोज़गारी क्या होती है। प्रच्छन्न बेरोज़गारी में व्यक्ति काम तो करता है। प्रच्छन्न बेरोज़गारी में व्यक्ति काम तो करता है परंतु उनकी कमाई असल ज़िंदगी में जीरो के बराबर होती है। देखो जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है वो काम कर रहा है परंतु उसे इतनी भी दिहाड़ी नहीं मिलती, इतना भी पैसा नहीं मिलता कि वो अपने घर का खर्चा चला सके। तो इस तरह की जो बेरोज़गारी होती है उसको हम बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोज़गारी, या इसको हम बोल सकते हैं छुपी हुई बेरोज़गारी, ठीक है। क्योंकि वो काम तो कर रहा है, सब देख भी रहे हैं कि काम कर रहा है, सबको पता है कि वो बेरोज़गार नहीं है, परंतु असल ज़िंदगी में वो बेरोज़गार का शिकार है, ठीक है। इसको उदाहरण से समझते हैं। देखो जैसे यदि एक किसान के पास 3 हेक्टेयर भूमि है, उसके परिवार में 7 सदस्य हैं जो सभी कृषि करते हैं, परंतु यदि इनमें 3 सदस्य को इस कार्य से निकाल दिया जाए तो भी पैदावार पर कोई अंतर नहीं आता। अतः 3 लोग प्रच्छन्न बेरोज़गार हैं। वे यह काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई बेहतर अवसर नहीं है। देखो आप इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो ये देखो आप यहाँ देख रहे होगे, यहाँ पे 8 लोग हैं कुल, ठीक है। और मान लो कि 8 लोग एक ही परिवार के लोग हैं, ठीक है। और ये जो काम कर रहे हैं वो 8 लोग मिलकर कर रहे हैं। और अगर इन 8 लोगों में से मैं इन 3 लोगों को निकाल देता हूँ, ठीक है, 3 लोगों को इस काम से हटा देता हूँ, तो जितना काम ये 8 लोग मिलकर करते थे उतना काम ही ये 5 लोग मिलकर करेंगे, क्योंकि 5 बचे ना, तो 5 लोग ही मिलकर करेंगे। तो इन तीनों को निकालने से काम पर कोई असर नहीं पड़ा, तो इसको हम बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोज़गारी, ठीक है।
कि ये 3 व्यक्ति जो हैं ये प्रचंड बेरोज़गारी के शिकार हैं। क्यों? क्योंकि देखो ये काम तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके पास कोई अच्छा काम नहीं है और ज़्यादा काम नहीं है इनके पास, इसलिए ये मजबूरन काम कर रहे हैं। अगर इनके पास दूसरा काम होगा तो ये क्यों करेंगे? क्योंकि ये तो बेकार फालतू हैं यहाँ पे, ठीक है, फालतू में काम कर रहे हैं। मतलब पैसे तो इनको मिल रहे होंगे, परंतु क्या है, जब ये 5 लोग इस काम को कर सकते हैं तो ये 3 लोग क्यों लगे हैं? तो इस तरह की बेरोज़गारी को हम प्रच्छन्न बेरोज़गारी कहते हैं। मौसमी बेरोज़गारी, देखो मौसमी बेरोज़गारी क्या होती है? जो बेरोज़गारी मौसम के हिसाब से मिलती है। देखो मौसमी बेरोज़गारी में लोगों को साल के कुछ ही महीने काम मिलता है और बाकी महीने उन्हें कुछ काम नहीं मिलता। आपने देखा होगा कि जो किसान होते हैं वो साल भर काम करते रहते हैं, वो अपने खेतों में काम करते हैं या अन्य किसी जगह पे काम करते हैं, उद्योगों में काम करते हैं, परंतु बारिश के मौसम में उन्हें काम की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है किसानों को, ठीक है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मौसमी बेरोज़गारी, जिसको मौसम के हिसाब से काम नहीं मिलता है, मौसम की वजह से काम नहीं मिलता है, ठीक है। अगली जो हमारी है शिक्षित बेरोज़गारी, यानी पढ़े लिखों की। शिक्षित बेरोज़गारी शहरी क्षेत्र में पाई जाती है। इसमें पढ़े लिखे लोग रोज़गार पाने में असमर्थ रहते हैं। मतलब कोई व्यक्ति या कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट पढ़ा लिखा तो है परंतु उसे कोई काम नहीं मिल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं शिक्षित बेरोज़गारी, की पढ़े लिखे होते हुए भी वो बेरोज़गार है, यानी काम से वंचित है, ठीक है। अगला जो वो हमारी चक्रीय बेरोज़गारी। चक्रीय बेरोज़गारी देखो, जब अर्थव्यवस्था में चक्र में मंदी का दौर आता है, अर्थव्यवस्था के चक्र में मंदी का दौर आता है, यानी गिरावट का दौर आता है, ऊंच नीच का दौर आता है, टाइम आता है, ठीक है, तब मंदी से उत्पादन प्रभावित होता है और फिर रोज़गार प्रभावित होता है। जब अर्थव्यवस्था में ऊंच नीच आती है, जैसे मान लो कोई किसान है तो वो जब सब्जी बेचता है या अपनी फसल बेचता है तो उसकी फसल हमेशा तो अच्छे पैसों में बिकती थी, परंतु कुछ समय के लिए उसकी फसल में बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाती है, बहुत सस्ती कीमतों पर उसकी फसल खरीदी जाती है। तो उससे क्या होगा, उससे उसके उसका उत्पादन प्रभावित होगा, ठीक है, और फिर उसका रोज़गार भी प्रभावित होगा। तो इस तरह की बेरोज़गारी को हम चक्रीय बेरोज़गारी कहते हैं। अगली जो हमारी वो हमारी अल्प बेरोज़गारी। अल्प बेरोज़गारी देखो, जब किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता के आधार पर काम ना मिले या फिर योग्यता से कम का काम करना पड़े तो उसे अल्प बेरोज़गारी कहते हैं। देखो जैसे मान लो कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, परंतु उसे कोई काम नहीं मिला। उसे काम क्या करना पड़ रहा है? उसे फैक्ट्रियों में काम करना पड़ रहा है, खेतों में काम करना पड़ रहा है, ठीक है, छोटे कारखानों में काम करना पड़ रहा है, जिससे उसकी सैलरी या उसके पैसे बहुत कम मिलते हैं उसे। और वो पढ़ा लिखा तो बहुत ज़्यादा है, परंतु उसे काम ऐसा छोटा मोटा काम मिलता है, ठीक है, और उसको छोटे मोटे काम के हिसाब से पैसे भी कम मिलते हैं। तो इस तरह की बेरोज़गारी को, जिसमें व्यक्ति को उसकी योग्यता के आधार पर, मतलब उसके टैलेंट के हिसाब से उसको काम नहीं मिलता, तो उसको हम अल्प बेरोज़गारी कहते हैं। तो बस इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनको भी कुछ हेल्प मिले, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो वह आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। धन्यवाद।